2012 तक आ गए हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन जो अपन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 2012 के। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रूलेट एक्ट एम्ड एट। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना रूलेट एक्ट पे, वो देख लो सबसे पहले कब, ये 2009 के अंदर सेम पूछा गया है रूलेट एक्ट। फिर उसके बाद देखो 2008 के अंदर पूछा गया है रूलेट एक्ट, कौन से वायसराय थे उस टाइम पे। फिर यहाँ पे पूछा मैसेकर ऑफ जलियांवाला, तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 2007 में रूलेट एक्ट, और यहाँ पे 2003 में दे रखा है रूलेट एक्ट। 3, 7, 8, 2009 और फिर ये यहाँ पे 2012 के अंदर आ गया। और हमें पता है रूलर एक्ट क्या था। रूलर एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर बिना मतलब रूलर एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर आपको बिना सबूतों या एविडेंस के बिना भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा, और आप जब और उसके अगेंस्ट आप कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। तो इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर द ट्रायल्स, कोई भी ट्रायल्स वगैरह नहीं होंगे, आपको अपील करने का भी अधिकार नहीं होगा, आपको वकील रखने का भी अधिकार नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूलर एक्ट तो सिंपल है, इसको इतना कुछ समझाने की बात है ही नहीं, बहुत बार अपन देख चुके हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो सिंपल सा इतना देख लो। सप्रेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, तो ये तो गलत है। ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ये भी गलत है। और ये वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था फ्रीडम ऑफ द प्रेस को वो करने के लिए, हटाने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए। और कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू वॉर एफर्ट, तो वॉर एफर्ट को कंपलसरी इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए भी रूलर एक्ट नहीं बना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ, 2006 के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है। देखो यहाँ पे लाहौर सेशन के अंदर, लाहौर का जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन रहे। 2005 के अंदर क्वेश्चन हुआ था प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंट, तो एक अब लॉन्च करा गया था लाहौर सेशन में 1929 जब जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे देख लो एक बार लाहौर सेशन के बारे में भी अपन देख लेते हैं। 1929 के अंदर लाहौर के अंदर हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ये डिक्लेयर करा गया था कि इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट कराएगा 26 जनवरी को। सबसे पहला जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था, और यहाँ पे वर्किंग कमेटी ने ऑथराइज कर दिया था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च करा जाएगा। किसकी लीडरशिप के अंदर, गांधी जी की लीडरशिप के अंदर। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या बोला गया था, कांग्रेस पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में देखो दे रखा है, यहाँ पे देखो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास करा गया था, तो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज, तो ये वाला सही है, फर्स्ट वाला सही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस को हटाते हैं, ये ऑप्शन गया, नन ऑफ अबाउट द गया। अब या तो फर्स्ट सही है या फिर फर्स्ट और थर्ड सही है, तो 50-50 मेरा ऑप्शन बचा, या तो 50 ये वाला है या फिर 50 ये वाला है। अब अपन सेकंड तो अपन को चेक ही नहीं करना, क्योंकि सेकंड तो मुझे पता है कि वो गलती है। द रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट वॉज रिजॉल्व, ये कब हुई थी, 1916 के अंदर, ये 1929 वाले के अंदर नहीं हुई थी। तो और बड़ी कब थी दोनों के अंदर, 1907 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, सूरत सेशन के अंदर। तो सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, यानी बी ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया। अब देखते हैं थर्ड को चेक करते हैं। अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी इन दैट सेशन, नेशन थ्योरी तो आई नहीं थी, वो तो जब आई थी पाकिस्तान की, जब जिन्ना ने मांग करी थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 1940 के अप्रॉक्स चल रहा था, जब बहुत ज़्यादा, फिर 1940 से 42 फिर लाहौर सेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो बाद में हुई थी। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, तो थर्ड भी अपना गया, तो आंसर किसका आ जाएगा, ओनली डायरेक्टली ऑप्शन ए। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए, क्योंकि थर्ड तो नहीं है, थर्ड भी पता है कि रॉन्ग है और सेकंड भी पता है कि रॉन्ग है, तो ये भी हट जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स। तो मुझे अच्छा ये बताओ, देखो यहाँ पे क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंडिया बाय इंग्लिश, इंग्लिश के द्वारा क्या चीज़ इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो सबसे पहला बोला गया कि असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स, ये भी नहीं था। मोबाइल कैनन्स जो थे वो तो इन वॉरफेयर, ये तो बाबर के टाइम में आ गए थे। कल्टीवेशन ऑफ द टबैको एंड द रेड चिली किसके टाइम पे आ गया था, पुर्तगीज़ के टाइम पे आ गया था, उन्होंने टबैको, कॉर्न, चिलीज़ वगैरह को इंट्रोड्यूस करा था, तो ये भी गलत है। और ये जो लैंड का असेसमेंट है ये अकबर के टाइम पे हो गया था, दहसाला सिस्टम। इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दीस। बहुत सिंपल सा है ये, तो अगर आप नॉर्मली तुक्का लगा के भी करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के बारे में पूछा है। अगर यहाँ पे यूरोपियंस होता तो ऑप्शन अपना 3 करेक्ट हो सकता था। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है पूछा गया हमसे, ये वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1919, 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट है, मॉल्यूमेंटो रिफॉर्म कहलाता है। अब देखो यहाँ पे मॉल्यूमेंटो नहीं, सॉरी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉल्यूमेंटो रिफॉर्म तो 1909 वाला है। तो अब इसमें यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। करेक्ट आंसर अपन को
सेलेक्ट करना है। इस एक्ट से कौन सा रिलेटेड है, 1919 से। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ये तो है लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये मॉडल रिफॉर्म ने 1919 में 1909 के अंदर कर दिया था, ना कि 1919 के अंदर। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन मेरा बी और डी रॉन्ग हो गया। तो बी और डी रॉन्ग हो गया, तो मैं इसको कट कर देती हूँ। फिर आंसर वापस से हम किस पे अटक गए, 50 और 50 पे, या तो 1 होगा या फिर 1 और 3 होगा। तो एक बार सारे एक्ट्स के जो प्रोविजन है उनको चेक कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या थे कि ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। इसने क्या करा था, इसने रिलैक्स करा कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। इसने जो कंट्रोल था सेंटर का उसको प्रोविंसेस पे रिलैक्स्ड करा, ताकि और जो सब किससे करा, मतलब ऐसा कैसे करा, उन्होंने जो सब्जेक्ट्स थे वो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में बांट दिए। इन्होंने डायरकी इंट्रोड्यूस करी। प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है, एक तो होता है ट्रांसफर लिस्ट और रिजर्व लिस्ट। अभी ना 2022 में हाँ एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा पूछा गया था कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफर लिस्ट में रखे गए थे और कौन से सब्जेक्ट रिजर्व में रखे गए थे, तो ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे रिजर्व लिस्ट में देखो, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब किस रिजर्व लिस्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जो कि गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो गवर्नर होगा वो आंसरेबल नहीं होगा उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, है ना। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट में वो वाले सब्जेक्ट्स आएंगे या फिर मैटर्स आएंगे जब जो गवर्नर होगा ना वो किस पे डिसीजन लेगा, ऑन द वो जो गवर्नर होगा ना वो किसके कहने पे डिसीजन लेगा या किसके एडवाइस पे डिसीजन लेगा, तो मिनिस्टर की। ठीक है, मिनिस्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी काउंसिल की। बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे फर्स्ट टाइम पे। ये एक्ट जो था इसने मैंडेट करा था कि 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इंडियन होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सटेंडेड टू, इंट्रोड्यूस तो इससे पहले 1909 वाले ने करा था, लेकिन इन्होंने किस किस को इंट्रोड्यूस कर दिया था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क करना, कि सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फ्रेंचाइजी दी गई थी लिमिटेड। फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोट करने की पावर होती है। लिमिटेड नंबर ऑफ द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन। हाई कमिश्नर ऑफ द ऑफिस, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया पोजीशन क्रिएट करी गई थी। जो सम पावर थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के वो किसको दे दिए गए, हाई कमिश्नर को। प्रोविंशियल बजट को था सेपरेट करा गया था सेंट्रल बजट से, यानी स्टेट का बजट जैसे अभी अलग होता है ना, स्टेट का बजट स्टेट गवर्नमेंट अलग पेश करती है सेंट्रल का, तो ये जो सबसे पहले काम करा गया था ये 1919 के अंदर किया गया था एक्ट में। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैब्लिश करा गया था, स्टैट्यूटरी कमीशन स्टैब्लिश करा गया था इस एक्ट को करने के लिए, रिव्यू करने के लिए। कब, आज से 10 साल बाद, मतलब उस टाइम में 1919 से 10 साल बाद में। तो ये सारे पॉइंट्स देख लेना, इसके हिसाब से जो भी आंसर होगा वो देख लेना। देखो थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, डिवॉल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस। डिवॉल्यूशन मतलब होता है ट्रांसफर करना, बेसिकली पावर्स को ट्रांसफर करना, कुछ अथॉरिटी को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे सेंटर से प्रोविंसेस के अंदर हुई थी, दोनों का बजट अलग हुआ था और बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी, तो इसलिए ये भी सही है। तो फर्स्ट भी सही है और थर्ड भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल सेपरेट, ये तो सेपरेट, ये देखो ये रहा, प्रोविंशियल बजट सेपरेट करा गया था सेंट्रल बजट से, सबसे पहले टाइम हुआ था। और फिर वाइसराय, ये तो इसमें नहीं होगा। यहाँ पे देखो प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड करा गया तो दो में, ट्रांसफर और रिजर्व में। ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर वाले अपने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए आंसरेबल नहीं होंगे, लेकिन रिजर्व में वो आंसरेबल होंगे। यहाँ पे क्या करा था, रिलैक्स करा था कंट्रोल ऑफ सेंटर ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग द एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या करा गया था, सेंटर का जो कंट्रोल है वो प्रोविंसेस में डिमार्केट अलग अलग कर दिया गया था, जो कि सेपरेट करा था सेंट्रल और प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स को करना, यानी डिवॉल्यूशन ऑफ द पावर ही हो गया, बांटना। तो यहाँ पे किसी को ट्रांसफर करना बांट कर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 to 1, 2 तो रॉन्ग है, 1 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या करेंगे इस पर हम आंसर सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, द कांग्रेस मिनिस्ट्री डिजाइंड इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज। अच्छा मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन अपन ने कर रखा है, अपन ने इलेक्शन पढ़ा था, तो मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन भी करा था 2005 के अंदर, फिर उसके बाद भी मैंने आपको नेक्स्ट बार वीडियो में बताया था। तो वहाँ भी मैंने बताया था 3 प्रोविंसेस है, इलेक्शन हुए हैं, कांग्रेस ने इलेक्शन में पार्ट लिया था, मुस्लिम लीग ने भी यूपी में यूनाइटेड प्रोविंसेस के अंदर लड़ा था साथ में, लेकिन बाद में उनको कोई भी कांग्रेस द्वारा सीट नहीं दी गई थी। लेकिन क्या होता है कि 1937 के अंदर इलेक्शन होने के बाद 1939 के अंदर वो क्यों सारे मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होती है वो इंडिया को इंक्लूड कर लेती है विदाउट आस्किंग इंडियंस टू अपोज दिस डिसीजन। इस डिसीजन को ना मानने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है कांग्रेस की, वो रिज़ाइन कर देती है कब, 15 नवंबर 1939 को। अब यहाँ पे देख लो ऑप्शन क्या है,
द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्टर्स इन द अदर 4 प्रोविंसेस, गलत है। इमरजेंसी ऑफ द लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस मेड द वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रियल इम्पॉसिबल, नहीं। देयर वर द वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंस इन द प्रोविंसेस, ये भी नहीं है। रिज़ाइन करने का ये सब चल रही थी, ठीक है। ये अगर कोई भी पार्टी बनेगी तो उसके अंदर राइट साइड जाने वाले लोग भी होंगे, लेफ्ट साइड भी जाने वाले होंगे, ठीक है। यहाँ पे नॉट फॉर्म द मिनिस्ट्री, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है कि कम्युनल डिस्टर्बेंस चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, वो तो हर जगह ही चलेगा। जब पाकिस्तान की मांग ही होने लग गई थी, मुस्लिम्स और हिंदू डिवाइड एंड रूल वाला ही पार्ट हो गया था, तो कम्युनल डिस्टर्बेंस तो चल रहा था। लेकिन रिज़ाइन करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उनको बिना पूछे किसमें कर दिया था। एक तो आप उनको चुनाव लड़वा रहे हो और उनको आप पोजीशन दे रहे हो, पोजीशन लेने के बाद उनको कोई वैल्यू नहीं है, आप उनसे पूछ ही नहीं रहे हो, और उनके देश को ले जाके आप किसी युद्ध में झोंक रहे हो। तो इसका अगेंस्ट करने के लिए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे? डी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो के साथ वहीं पे मिलूंगी आपको और वहीं पे सॉल्व करेंगे।